आइडियाज़ जो मैं पकड़ूंगा, कंसेप्ट ऑफ एवरेज की व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज, कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज एंड कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन. ओके, नाउ कंसेप्ट ऑफ एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, राइट. अगर हम मतलब समझ जाएं तो हम बहुत दूर तक हम टॉपिक को कवर कर जाएंगे. उसके बाद वो क्वेश्चन डिपेंडेंट हो जाती है और नंबर्स डिपेंडेंट हो जाते हैं और ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाती है. ये तीनों चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाती है. सो दीज आर द 3 थिंग्स जो हम लोग कवर करेंगे. सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय एवरेज, व्हाट एग्जैक्टली इज एवरेज. सो इफ आई से व्हाट डू मीन बाय एवरेज, जैसे कि यहाँ पे किताबी डेफिनेशन दिया हुआ है. एवरेज कैन बी डिफाइंड एज द सेंट्रल वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा. इट कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ सेट बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. विच मीन्स एवरेज का मतलब है कि कोई एक ऐसी वैल्यू जो सारे वैल्यूज को एक रिप्रेजेंट करती है. दैट इज व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा. ओके, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ सेट बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. ओके, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो मैं कैसे समझाऊँगा. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल एंड देन इट विल बी easy for you to understand. Suppose कीजिए I have got say 8 students in a class, right? And 8 students ने एक टेस्ट दिया है और वो टेस्ट है आउट ऑफ 20 मार्क्स, राइट. एंड बच्चों को जो मार्क्स मिली है वो इन असेंडिंग ऑर्डर समथिंग लाइक दिस 12, 12.5, 13, 13.25, right, 14.5, 12.25, 15.75 and say 18. ये 8 स्कोर्स हैं. अब सपोज करो उस स्कूल का जिस क्लास में टेस्ट हो रही है उस क्लास को इवैल्यूएट करनी है. उस क्लास की उस टेस्ट में मुझे एक क्यूमुलेटिव एक ग्रेड देनी है बच्चों को, राइट. और वो ग्रेड होगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्कोर्स द क्लास गेट्स. ठीक है, तो अगर मान लो अगर क्लास की ओवरऑल स्कोर जो है वो 0 से लेके से 5 आती है, देन हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एन एवरेज क्लास. 6 से मतलब उसकी क्लास की ग्रेड है डी ग्रेड. 6 से लेके 10 आती है तो इट इज़ सी ग्रेड. 11 से लेके 15 आती है तो इट इज़ बी ग्रेड. एंड 16 से लेके फुल मार्क्स अगर आती है तो इट इज़ ए ग्रेड. क्लियर? ओवरऑल स्कोर क्लास में. अब ओवरऑल स्कोर अगर मैं देखूं तो मैं ओवरऑल स्कोर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक बच्चा, देखो यहाँ पे एक ही बच्चा 18 का है तो उसको हम उस क्लास को एक ग्रेड दे देंगे. दैट इज़ नॉट द वे. ओवरऑल स्कोर मतलब एक ऐसी वैल्यू जो सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है. तो कैसे निकालेंगे हम क्लास की परफॉर्मेंस, कैसे जाए क्लास को ग्रेडेशन कैसे करेंगे. क्लास को हम ग्रेडेशन करेंगे उस वैल्यू से जिस वैल्यू को हम कहते हैं एवरेज. यानी कि इन सब को मैं ऐड कर दूंगा और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू आएगी वो क्लास के ग्रेड को सिग्निफाई करेगी. क्लियर? ओके, तो अगर मैं एवरेज विच मीन्स एवरेज, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एवरेज कैन बी डिफाइंड एज दी सेंट्रल वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा. ओके, तो हम एवरेज इसी को एवरेज क्यों कहते हैं. अगर मान लो इस क्लास में सारे बच्चे अगर 18 मार्क्स के ही होते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. क्लास की ग्रेड भी 18 ही होती और क्लास ए ग्रेड का होता. इट्स जस्ट कि कुछ बच्चे जो हैं वो 12 के हैं, कुछ बच्चे 18 के हैं, कुछ बच्चे 12.25 के हैं, राइट. और उस कारण से वैल्यूज डिफरेंट हो रही है. इसीलिए डिवाइडिंग द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज इन अ सेट बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. तो इस टोटल का इसीलिए महत्व है. अगर यहाँ पे सारे बच्चों की स्कोर 18 ही होती तो टोटल का कोई मतलब नहीं है, टोटल नंबर वैल्यूज का कोई मतलब नहीं होता. क्लियर और नॉट? तो दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज इज ऑल अबाउट. ओके, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालना तो या तो ये हो सकता है इन सबको मैं ऐड कर दूँ. क्लियर? इन सबको ऐड करके बाई 8 कर दूँ, या थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करूँ तो मैं कोई एक एवरेज मान लूँगा. अब देखो सारे वैल्यू 12 से तो ज़्यादा ही है तो एवरेज जो 12 से तो ज़्यादा ही होगी. अब देखते हैं 12 से ज़्यादा कितनी होती है.
तो मान लो 12 मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं, तो ये वैल्यू जो 12 है वो 12 से कितनी ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है। ये 12.5 12 से कितनी ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है। सब जितनी भी ज़्यादा है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर कम होती तो हम माइनस में लिखते हैं, राइट। 13 है तो कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 13.25 है तो कितनी ज़्यादा है, 1.25 ज़्यादा है। 14.5 कितनी ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है। 12.25 इज 0.25 ज़्यादा है। 15.75 इज 3.75 ज़्यादा है। एंड 18 माइनस 12 इज 6 ज़्यादा है। अब इन सब जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना होता है, 2.5, ये 1.25, 3.75 होता है 5, राइट। 0.5 प्लस 1 इज 1.5, राइट। एंड 2.75 एंड प्लस 6। इन सब को मैं 8 से अगर डिवाइड दे दूंगा तो कितनी होती है, 6.5, 8.75, 6.5 and 2 is 9.25, 15.25, 15.25 by 8, यानी कि लगभग के लगभग 2 के बराबर होती है, लगभग के लगभग 2 के बराबर होगी। तो 2 ज़्यादा है एवरेज से, यानी कि 14 है। तो 14 है यानी कि 11 और 15 के बीच में, तो क्लास की ग्रेड जो है वो बी है। एक हमने जजमेंटल कॉल ले लिया जब हमने ये एवरेज निकाल लिया। एंड दैट इज द प्रिसाइज कंसेप्ट ऑफ एवरेज, कि वो वैल्यू जो पूरे चीज़ को सिग्निफाई करता है, दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय एवरेज। अब एवरेज के जो है वो 3 चीज़ें हैं, राइट। इफ यू से एवरेज हैज 3 पार्ट्स, 3 काइंड्स ऑफ एवरेज आर देयर। जो एवरेज मैंने अभी आपको बताया, जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मीन और AM। AM का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्लियर, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जहाँ पे AM है वहाँ पे 2 और एवरेज को हम कहते हैं GM एंड HM। ये अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जब हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे। अभी हम पहले बेसिक्स से चलते हैं, बिकॉज हमें एलिगेशन अच्छी तरह से समझना है, वेटेड एवरेज समझना है। तो अभी हम अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे AM में। GM और HM हम कालांतर में आगे करेंगे जब हम अलजेब्रा वाला टॉपिक लेंगे, या जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लेंगे, या टाइम एंड वर्क लेंगे। ये सब चीज़ों में हमें GM की ज़रूरत होती है, राइट। सो दैट यू विल कम टू नो और कम टू अंडरस्टैंड जब हम लोग वो टॉपिक लेंगे। फिलहाल हम लोग AM करते हैं। AM means sum of observations by number of observations. That is what is meant by average और AM. Okay. अब यहाँ पे कुछ और बातें भी अगर आती हैं, अगर मान लो क्लास की एवरेज है कितनी, क्लास की एवरेज मैंने पिछले सवाल में निकाला था, कितना है, 14 है एवरेज। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि सपोज करो बाई मिस्टेक एक लड़का ओमिट हो गया, एक लड़का को मैंने काउंट नहीं किया। ओके, अगर उसका स्कोर 14 से ज़्यादा है, अगर उसका स्कोर 14 से ज़्यादा है तो नेट एवरेज भी 14 से ज़्यादा ही होगी। फर्ज करो और क्लास की एवरेज है 14, जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला, और मान लो एक और बच्चा जिसको मैंने कैलकुलेशन लिया ना, मैं भूल गया, वो लड़का भी अगर उस ग्रुप में आ जाता है और उसकी स्कोर 14 से ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ कि एवरेज नेट एवरेज 14 से ज़्यादा ही होगी। दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज। अगर मान लो एक बच्चा 14 से कम है तो क्लास की एवरेज भी 14 से कम हो जाएगी, राइट। दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय एवरेज। अब मान लो एक और बात है, क्लास की एवरेज है 14, राइट। अगर क्लास की एवरेज है 14 तो विच मीन्स अगर कोई बच्चा 8 बच्चों की क्लास की एवरेज है 14, अगर उस 8 बच्चों में से कोई भी एक बच्चा अगर निकल जाता है जिसकी स्कोर 14 से ज़्यादा है, से 17 है, तो श्योरली वो इम्पैक्ट करेगा, और इम्पैक्ट कैसे करेगा, निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, यानी कि एवरेज देन विल डिक्रीज। ये है जजमेंटल इन्फरेंशियल कॉल, ओके। और अगर मान लो 14 क्लास की एवरेज है, लेकिन एक बच्चा जो 12 मार्क्स आए वो और क्लास से निकल जाता है, तो श्योरली क्लास की एवरेज बढ़ जाएगी। क्लियर। इस चीज़ को मैं एग्जाम्पलीफाई भी कर सकता हूँ। आप सपोज करो 1 2 3 4 5 और से 6 7, ओके। इसका अगर मैं एवरेज निकालूँ
तो कितना होता है एवरेज? इसका एवरेज होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। इसको मैं ऐड करूँ कितना होता है? इट इज़ 28 एवरेज होता है, 28 सम होता है। इसको 7 से डिवाइड करो, एवरेज कितना होगा? 4 होगा। अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ 4 होगा। अब फर्ज करो अगर यहाँ से 5 निकल जाता है तो कितने ऑब्जर्वेशन हो जाएगी? 28 में से 5 गया, कितना हो गया? 23, राइट। और ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए? 6। तो अगर ये 24 होता है तो 4 होता है, लेकिन 23 है, तो श्योरली अब एवरेज होगी 4 से कम हो जाएगी। जो एवरेज पहले 4 थी अब श्योरली वो 4 से कम हो जाएगी। अब श्योरली अगर मैं एक और अगर एग्जाम्पल लूँ, और अगर इसी सवाल में, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ से 3 निकाल देता हूँ तो सम कितना रह जाता है? 25, राइट। और ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे? 6। तो एवरेज श्योरली 4 से ज़्यादा हो जाएगी। जो बात मैंने आपको अभी कही, एवरेज से ज़्यादा को अगर ग्रुप से निकालते हैं तो एवरेज कम हो जाती है, और एवरेज से कम को निकालते हैं तो एवरेज बढ़ जाती है। सिमिलरली एवरेज जो भी है उससे ज़्यादा के अगर ज़्यादा वाला अगर ग्रुप में आता है तो एवरेज बढ़ जाती है, और अगर कम वाला होता है तो एवरेज कम जाती है। दैट इज़ व्हाट इज मीन्ड बाय एवरेज, दैट इज़ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज इज ऑल अबाउट। इस चीज़ को, इस धागे को हम आगे भी पकड़ के रखेंगे जब हम एवरेज के बाकी सवाल करेंगे। ओके, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और तब हम इस चीज़ को काम में लाएंगे। ओके, नाउ फॉर द टाइमिंग हम ये एक सवाल करते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 49। तो कैसे करें हम? अब देखो यहाँ से कई सारी बातें निकल के आती हैं। आपको पता है सम ऑफ, आई मीन व्हाट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1? व्हाट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स? n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? इट इज n × n + 1/2। ओके, सो इफ द ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 1 to 49 या n केवल अगर 49 डालें तो सम क्या होगा? 49 × 50/2। 49 × 50/2 कितना होता है? जो भी होता है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड देना पड़ेगा, यानी कि 49 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो एवरेज क्या हो गया? इट इज़ 50/2, यानी कि 25 हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर 1 to n की अगर एवरेज निकालनी है और n अगर ऑड है तो एवरेज जो होगा वो n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। आप यहाँ पे चेक कर लो, 49 ऑब्जर्वेशन है तो एवरेज कितना लगा? 50/2, यानी कि 49 + 1/2। देखो आप इसको अगर n से डिवाइड देते हो तो ये तो कट जाता है, n + 1/2 ही एवरेज निकलता है, यानी कि वही है बात। ओके, सो 25 है। अब फर्स्ट करो यहाँ पे अगर 1 से लेकर 50 तक का सम होगा और वो निकालना होगा, ओके, अगर वो निकालना होगा तो what would have been the average? What would have been the average then? हम कहेंगे तब उसका सम क्या होगा? 50 × 51/2 सम होगा, और उसको अगर मैं 50 से डिवाइड दूँ तो कितना होता है? इट इज़ 51/2 विच इज़ 25.5। 25.5 किसके, किन दो नंबर्स के बीच में पड़ता है? 25 और 26 के बीच में पड़ता है। विच मीन्स अगर n इवन होता है एंड इफ द डिवीजन इज रेगुलर, कोई इसमें कोई इरेगुलर ग्रेडेशन नहीं, इरेगुलर डिवीजन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 1 to n अगर n इवन होता है तो n/2, यानी कि ये 50 का आधा कितना होगा? n/2 है ऑब्जर्वेशन, और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है वही हमारा एवरेज होगा। क्लियर अमाउंट? वही हमारा एवरेज होगा। सो n/2 और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का जो बीच का वैल्यू होगा वही हमारा एवरेज होगा। क्लियर अमाउंट? राइट। सो दिस इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब ये इंडिपेंडेंट है, ये अगर 1 का गैप है, ये अगर 3 का भी गैप होता है या 5 का भी गैप होता तो भी लॉजिक यही रहती, ओके, तो भी लॉजिक, इसमें लॉजिक में कोई चेंज नहीं होती। ओके, हम राउंड ऑफ करते हैं इन दिस फर्स्ट पार्ट विथ दिस क्वेश्चन ऑन एवरेज। हम लोग और भी पार्ट्स में करेंगे, मैं लेक्चर्स को ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, बट वन विच हैज़ सब्सटेंस।
और आपको दिखाई देगा कि इस पार्ट में मैंने ये कवर किया, उस पार्ट में मैंने ये कवर किया, तो आपकी लर्निंग ग्रेजुअली बढ़ेगी। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को करते हैं। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विथ x इज y। तो n जो है यहाँ पे ऑड है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विथ x प्लस 3। ओके, तो हम कैसे करें इस क्वेश्चन को? 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होगा? अगर स्टार्टिंग विथ x है तो हम कैसे करेंगे? हम लिख लेते हैं 7 का x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 एंड x प्लस 6। क्लियर? तो अगर 7 है तो 7/2, 7 में 1 जोड़ के और 2 से डिवाइड 2, यानी कि चौथा टर्म जो होगा वही एवरेज होगा, यानी कि ये एवरेज होगा, राइट? इसकी वैल्यू है x प्लस 3। अगर आपसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विथ x प्लस 3, तो अगर मान लो x प्लस 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, अगर 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, x प्लस 6, अगर 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो कौन सा टर्म होगा? 8/2, और 8/2 प्लस 1th टर्म जो होगा वही एवरेज होगा हमारा, यानी कि चौथा और पांचवा टर्म के बीच का जो नंबर होगा वही होगा, राइट? तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। अब चूंकि ये x प्लस 3 से शुरू हो रहा है और x प्लस 3 y के बराबर है, तो इसको मैं y मान सकता हूँ। तो अगर इसको मैंने y मान लिया तो इसको मैंने y प्लस 1 माना, ये y प्लस 2, ये y प्लस 3, ये y प्लस 4। तो हमें पता है चौथा और पांचवा टर्म के बीच का नंबर, यानी कि y प्लस 3 और y प्लस 4 के बीच का नंबर जो होगा वही हमारा एवरेज होगा। तो y प्लस 3 क्या होता है? y प्लस 3 और y प्लस 4 के बीच का नंबर क्या होगा? y प्लस 3.5, y प्लस 3.5, y प्लस 3.5, यानी कि एवरेज होगी डी ऑप्शन। क्लियर है ना? तो इस तरीके से करेगा। अगर आप चाहें तो वैल्यूज लेके भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली आप वैल्यूज लेके ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज फंडामेंटल क्लियर करना है तो जस्ट ऐसे ही लिख दो। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि चौथा टर्म तक ही आपको लिखना है। तो चौथा टर्म क्या होगा? x प्लस 3, अगर स्टार्टिंग विथ x है, कंसेक्यूटिव नंबर है, तो x प्लस 3 तक ही लिखेंगे, तो y एवरेज होगा x प्लस 3 होगा, और x प्लस 3 से ही शुरुआत हो रही है, राइट? अगर आपसे कहता है कि यार x प्लस 2 से शुरुआत हो रही है, x प्लस 2 से 8 कंसेक्यूटिव में स्टार्टिंग विथ x प्लस 2, तब एवरेज क्या होता है? तो हम क्या करते हैं? हम सीधा लिखते हैं कि x प्लस 2 से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो विच मीन्स देन द आंसर वुड हैव बीन, फर्स्ट टर्म वुड हैव बीन x प्लस 2। x प्लस 2 क्या होगा? y माइनस 1 होगा, यानी कि पहला टर्म होगा y माइनस 1, देन y प्लस 1, देन y प्लस 2, देन y प्लस 3। तो y प्लस 2 और y प्लस 3 चौथा और पांचवा टर्म के बीच का नंबर क्या होगा? y प्लस 2.5। उस केस में ये एवरेज होता है, राइट? तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर x प्लस 3 पूछ रहा है तो देन यू हैव टू स्टार्ट विथ y। अगर x प्लस 2 पूछ रहा है तो y माइनस 1 से। अगर x प्लस 1 पूछ रहा है तो y माइनस 2 से स्टार्ट करो, राइट? या आप ये भी कर सकते हो, वैल्यूज लेके करो, दैट आई लीव इट फॉर यू टू प्रैक्टिस। ओके, तो दिस वाज द टॉपिक, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एवरेज जो मैंने कवर किया है।